नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक सवाल मेरे पास आया है, अभी सवाल जवाब चालू करते हैं। यस, तो हाँ एक मिनट पहला सवाल मेरे पब्लिक में आपको नोटबुक दिया है, आप लिख के भेजते हैं तो बहुत अच्छा है। अभी मेरे पास 200 सवाल ऑलरेडी लिख के आए हैं, फिर भी आप लोग लिख के चाहते हो, आप लिख के सवाल दीजिए। मैं पहला सवाल आया है कि क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई एमनेस्टी स्कीम लाने वाले हैं, क्योंकि डेप्यूटी सीएम इन्होंने गोरेगांव में 14 मई को अनाउंस किया था कि हम स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम लाने वाले हैं। ये किसके लिए, क्यों है और आने वाला है कि नहीं आने वाला है, इसके बारे में निर्णय कल होने वाला है। 29 मई 2023 को मंत्रालय में 12:30 बजे चीफ सेक्रेटरी के सामने बहुत सारा आईएएस ऑफिसर को बुलाया है, उसका नोटिस भी ऑलरेडी व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहा है। तो कल इसके ऊपर निर्णय होने वाला है और हमारा मांग गवर्नमेंट से ये है, आप एमनेस्टी स्कीम लाइए, कोई कंडीशन वगैरह मत डालिए। जिनका एग्रीमेंट है, यदि उनका स्टैम्प ड्यूटी यदि नहीं बना है 400% पेनल्टी है, वो निकाल के नॉमिनल अमाउंट 1000 रुपए आप नॉमिनल अमाउंट पेनल्टी दीजिए और पूरा का पूरा स्टैम्प ड्यूटी उस टाइप का एग्रीमेंट कर दीजिए। ऐसे ही एमनेस्टी स्कीम आने वाला है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका सोसाइटी जो रीडेवलप कन्वेंस नहीं जा रही है, जिनका कारण एक है स्टैम्प ड्यूटी का, जरा हाथ ऊपर करिए। ये रीजन जिसका एमनेस्टी स्कीम है वो तो अभी एमनेस्टी स्कीम आने वाले हैं, आप लोगों को बताइए कि जो एमनेस्टी स्कीम आने वाला है उसका फायदा लीजिए, ठीक है। एक दूसरा सवाल आया है कि इन्होंने पूछा है कि आपने बोला कि 100 रुपया जो है 30 साल के ऊपर का बिल्डिंग है जो सेल्फ डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, और उनके लिए आपने बोला कि एग्रीमेंट देखा नहीं जाएगा, हर एग्रीमेंट के पीछे या फ्लैट के पीछे 100 रुपये स्टैम्प ड्यूटी दिया जाएगा। इसका भी निर्णय कल होने वाला है, अनाउंसमेंट तो हो चुका है, कल निर्णय होगा। लेकिन उनका ये पूछना है, मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल चुका हूँ, क्या मैं इसका बेनिफिट ले पाऊंगा? 100% आप ले पाओगे। ओनली थिंग, यदि डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर नहीं आया है तो आप एक रेजोल्यूशन पास करिए और वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, डीडीआर को दीजिए कि हम सेल्फ डेवलपमेंट जाने वाले हैं, इसके लिए मुझे स्टैम्प ड्यूटी का या जो भी बेनिफिट चाहिए, इसके लिए इसको सेल्फ डेवलपमेंट का प्रपोजल करके समझ के मुझे कन्वेंस दीजिए। दूसरा, यदि आपके पास ऑलरेडी डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर आ गया, स्टैम्प ड्यूटी के लिए किधर जो अटका है, आप उसको विड्रॉ करिए और फिर आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाइए, डीडीआर के पास जाइए और आप बोलिए कि हम सेल्फ डेवलपमेंट जा रहे हैं, इसके लिए 100 रुपए पर फ्लैट का जो स्कीम है उसको आप प्रावधान दीजिए। अभी मुझे कई लोगों ने सेमिनार होने के बाद और बहुत सारे लोगों का फोन आया, प्रभु साहब आप मुझे ये बताइए, हम रेजोल्यूशन देते और 100 रुपए का बेनिफिट भी लेते, भले रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग ये पूछ रहे हैं, सर फिर मैं डेवलपर को अपॉइंट करके रीडेवलपमेंट कर पाऊंगा? आंसर, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए आप क्या कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे रहे हो। एप्लीकेशन क्या दे रहे हो? मेरा बिल्डिंग 30 साल के ऊपर हुआ है और इसके लिए मैं सेल्फ डेवलपमेंट जा रहा हूँ और मुझे आप 1 महीने के अंदर कन्वेंस करके दीजिए और मुझे 100 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी हर फ्लैट के ऊपर लीजिए और 30,000 रजिस्ट्रेशन लेके मुझे करके दीजिए। ये करने के बाद बाईलॉस में, कायदा में, कानून में 6 महीने के बाद आप अपना रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप रेजोल्यूशन वापस करिए। सेल्फ डेवलपमेंट आगे तरुण मुहता से रिपोर्ट लिया, प्रणव शाह से रिपोर्ट लिया, उन्होंने बोला कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मेरे को 10 करोड़ रुपया पहले ही डालना पड़ेगा। मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तो लोग बोलेंगे आप। तो वो उनका रिपोर्ट लीजिए और जनरल बॉडी में पास करिए कि सेल्फ डेवलपमेंट, भले हमने निर्णय लिया था, अभी हम नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब आपका डीम्ड कन्वेंस रिजेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब आपका प्रॉपर्टी कार्ड में जो नाम आया वो रिजेक्ट नहीं होगा। आप तो प्रॉपर्टी का मालिक हो गए, सब कुछ हो गए, आपने अपना जनरल बॉडी में निर्णय को बदल दिया और निर्णय बदलने का अधिकार आपको है। आज मैं शादी करने का निर्णय करता हूँ और एंगेजमेंट होने के बाद भी मैं शादी नहीं करता हूँ, तो इसके लिए एक निर्णय जनरल बॉडी का आप चेंज कर सकते हो। मतलब आपको थोड़ा सा हिंट मैं दिया, आज का बेनिफिट यही है आप लोगों को, ठीक है। आप इसका फायदा उठाइए, गवर्नमेंट का स्कीम है। देखिए हमको गवर्नमेंट का स्कीम का बेनिफिट लेने को मालूम होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का स्कीम को तुच्छ नहीं करना चाहिए। वो एक अलग चीज बता के, मतलब ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये है, वो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं। आप प्रक्रिया के सामने जाइए और करके लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रोफेसर। इस बात को यही कहूँगा कि मंजिल मिले या मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल सेल्फ रिडेवलपमेंट या रिडेवलपमेंट, मंजिल मिले या मिले तो किस्मत
किस्मत की बात है, आप कोशिश भी नहीं करोगे तो गलत बात है। ओके सर, माना का जो पैनल आर्किटेक्ट तरुण मोटा जी है, और तरुण भाई आपको एक सवाल है, हालांकि वो मेरा सवाल है लेकिन आपको दे रहा हूँ। लैंड ऑन लीज, माना लीज, हाउ टू ऑब्टेन द कन्वेंस, व्हाट इज द प्रोसीजर? कन्वेंस माना लैंड में कैसे लिया जा सकता है? तो माना का लैंड है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का लैंड है। स्टेट गवर्नमेंट ने 2019 में एक नोटिफिकेशन लाया था कि यू पे डिफरेंस में कैटेगरी है, कैटेगरी में पे दैट डिफरेंस अमाउंट टू स्टेट गवर्नमेंट इन टेक योर लैंड ऑन ओनरशिप बेसिस। तो वो स्कीम पहला 2 वर्ष के लिए था, बिकॉज ऑफ कोरोना फिर उसको एक्सटेंड किया और 2000 मार्च 23 में स्कीम रिन्यू किया है गवर्नमेंट ने वापस। तो यू कैन मेक पेमेंट एंड गेट द लैंड कन्वर्ट इनटू अ फ्री। ओके, हरीश भाई आपके लिए सवाल है। बिल्डिंग इज डेवलप्ड अंडर एसआरए प्रोजेक्ट विपुल दवे। ओके, तो बिल्डिंग इज डेवलप्ड अंडर एसआरए प्रोजेक्ट, देयर इज नो ओसी, सो वी वांट टू गो फॉर रीडेवलपमेंट। एसआरए का बिल्डिंग है, रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, whether it is possible? It is possible, but to know the facts, actually, what exactly the slum merit is made and what is the current position and नहीं अभी नहीं बाद में। so you can individual case will not be discussed, but you can mail all the details on contact@bdamumbai.com. Mr. Devan is here, so you mail your entire details on the contact@bdamumbai.com and we'll surely get back to you. नहीं ठीक है ना सर, ये इंडिविजुअल सवाल नहीं दे सकते। मैं आपको जनरली ये बोलता हूँ, एसआरए का प्रोजेक्ट है, क्या रीडेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? आंसर हो सकता है, but एसआरए क्या करने का वो प्रोग्राम इधर नहीं हो सकता है। दूसरा, एसआरए बिल्डिंग का ड्यू कन्वेंस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? 100% आपको मिल सकता है। ड्यू कन्वेंस एसआरए में मिलता है, सिडको में मिलता है, सिर्फ माड़ा में जो है ड्यू कन्वेंस नहीं मिलता है, वो ड्यू कर आपको लीज मिलता है, वो लीज माड़ा ही करती है। सवाल है प्रोसीजर क्या है? आपको एक एप्लीकेशन जो है सीईओ माड़ा को देना है विद योर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाकी का डिटेल, फिर उधर एस्टेट डिपार्टमेंट से एनओसी दिया जाता है, लिस्ट ऑफ टेनेंट का, बाकी का सब पेमेंट दिया कि नहीं दिया वो देखेंगे। उसके बाद आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में वो फाइल मूव होता है, उसका कॉस्ट नक्की हो जाता है, 2 एग्रीमेंट बनता है, एक सील डीड मिलता है, एक लीज डीड बनता है। सील डीड ऑफ द बिल्डिंग, लीज डीड ऑफ द लैंड, ये दोनों उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरा जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है, माड़ा का अधिकारी आके लीज डीड रजिस्टर करता है। इस तरह का एक प्रावधान है। और दूसरा वेस्टर्न, ठीक है, बाकी का अभी नेक्स्ट सवाल लेते हैं, वो है प्रणव शाह जी को। प्रणव जी, 6 मीटर रोड प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में 6 मीटर का रोड है, क्या हमें रीडेवलपमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और करना है तो कैसे कर पाएंगे? 6 मीटर का रोड पे 2-3 ऑप्शंस पॉसिबल है। एक है कि इफ इट इज म्युनिसिपल रोड, यू कैन प्रपोज 9 मीटर आरएल, क्योंकि ऑलरेडी वो रेगुलेशन आया हुआ है कि जहां पे 6 मीटर रोड है तो 9 मीटर का आरएल प्रपोज किया जाएगा। तो बाय प्रपोजिंग अ 9 मीटर आरएल यू कैन ट्राई टू डू इट, यू कैन गो फॉर अ लो राइज बिल्डिंग, यू डोंट गो बियॉन्ड 32 मीटर, यू कैन स्टिल गेट एफएसआई बेस्ड ऑन दैट। एक और तरीका है। दूसरा तरीका है कि जैसे सेल्फ में आप जाओगे, सॉरी आपको इंटरफेयर कर रहा हूं, आरएल का मतलब क्या है? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता आरएल, हालांकि मुझे मालूम है, जो आम आदमी को आरएल का मतलब मालूम नहीं है। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज आरएल? मतलब आरएल मतलब रोड लाइन डिमांड, तो क्या है जरा बताइए। कैसा है कि पीएमसी ने एक गाइडलाइंस दी, मैं इंडियन लैंग्वेज में कल करता था। उन्होंने बोला है कि पूरे मुंबई में जहां-जहां भी 9 मीटर के नीचे रोड है, 9 मीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 फीट, और 9 मीटर के नीचे के रोड म्युनिसिपल रोड्स हैं, तो उसको वो लोग आरएल प्रपोज करते हैं, रोड लाइन पीएमसी प्रपोज करती है, सर्वे डिपार्टमेंट प्रपोज करती है, तो आपका रोड इंक्रीज हो जाएगा। समझो आपका 20 फीट रोड है, वो 30 फीट हो जाएगा। लेकिन वो 20 फीट रोड अगर म्युनिसिपल रोड नहीं है, या वो राइट ऑफ वे है, या एक्सेस है, या लेआउट रोड है, देन इट इज अ डिफरेंट केस। सो दैट यू कैन टॉक विद योर टेक्निकल पर्सन, विल गाइड यू उसके अंदर कैसे उसको करना है। लेकिन समझो आपका म्युनिसिपल रोड है, अज्यूमिंग दैट, तो 6 मीटर रोड को पहले 9 मीटर का आरएल प्रपोज करवाते हैं या प्रिस्क्राइब करवाते हैं, आरएल प्रिस्क्राइब करवाते हैं। वो आरएल उसके बेसिस पे यू कैन गो अहेड फॉर अप्रूवल। एक वो है। दूसरा है, आपने जैसे बताया था पहले भी 3312 का स्कीम है, which is not very preferable, but you can go for that scheme। अगर आपके बिल्डर रेडी है वो स्कीम में जाने के लिए, तो उसमें भी आपका रीडेवलपमेंट हो सकता है उसके अंदर। दूसरा है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में जो अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई 6 मीटर रोड पे भी अगर आरएल नहीं है, कुछ नहीं, आप 1.5 मीटर छोड़िए, ठीक है, 6 मीटर से 9 मीटर करने के लिए 3 मीटर आपको कम गिरना है एग्जाम्पल।
तो 1.5 मीटर आप छोड़ेंगे, 1.5 मीटर सामने वाला प्लॉट वाला छोड़ेगा, तो फ्यूचर में 9 मीटर हो जाएगा। बेस्ड ऑन दैट वो गाइडलाइंस दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब ये है आपका 6 मीटर का रोड होने के बावजूद भी आप रीडेवलपमेंट कर सकते हो। आपको रोड फिजिकली 9 मीटर करने का जरूरी नहीं है, सिर्फ पेपर में 9 मीटर का दिखाया जाएगा, उस प्रोसेस को रोड लाइन रिमार्क बोलते हैं। मतलब फ्यूचर में जो रोड है 9 मीटर होगा, जब जब वो रोड में जितने भी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट होगा उनका 1.5 मीटर दोनों बाजू में पीछे जाएगा, सेटबैक होगा, उस हिसाब से आपका रीडेवलपमेंट होगा। अभी डिप्टी सीएम ने ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसका निर्णय कल होने वाला है। यदि 6 मीटर का रोड है फिर भी आप रोड लाइन रिमार्क न लेते हुए भी, क्योंकि रोड लाइन रिमार्क लेना मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्यों, जितने भी सोसाइटी उस रोड में है उनको नोटिस जाएगा, उधर सर्वे होगा, उसका सीटीएस मैप लिया जाएगा, उसको सुपर इंपोज किया जाएगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, फिर उधर सर्वे डिपार्टमेंट, दुनिया भर का डिपार्टमेंट का एनओसी लेके फिर होगा। उसके लिए 6 महीने से 1 साल लगता है। और आपको मालूम है बीएमसी का कोई काम करके लेना है मतलब वो बिल्डर ही कर सकता है। क्यों वो बिल्डर ही कर सकता है? क्यों बिल्डर कर सकता है? उसका मैनेजमेंट का जो स्किल है वो अलग है। तो इसके लिए सेल्फ डेवलपमेंट इसके लिए लोग मना करते हैं। एनीहाउ, कमिंग टू द पॉइंट, सर एक सवाल मेरे पास आया है, हरीश जी ने आपको बताएंगे। सर हमारा सोसाइटी डेवलपर को अपॉइंट किया, डेवलपर ने बोला कि मैं कन्वेंस लेके आऊंगा और हमें आप अपॉइंट करो, एमओयू हो गया, और उस बिल्डर ने कन्वेंस सोसाइटी के नाम से न लेते हुए अपना खुद के नाम से लिया है। तो ऐसे प्रावधान यदि बिल्डर करते हैं तो आगे क्या करना चाहिए? ये शायद अभी आज की तारीख में तो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जूने टाइम पे जब डीप कन्वेंस नहीं आया था उस टाइम पे अगर किसी ने ये लिया है तो ये, और दूसरा हमने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है प्रभु जी कि अगर कोई भी डेवलपर ने अपने नाम पे कन्वेंस लिया है जो कि सोसाइटी के नाम पे जाना चाहिए, वो सर है ना एक अपने को जॉइंटली एफर्ट्स, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन, एक रिप्रेजेंटेशन हमने पीडीए से भेजा है कि अगर कोई डेवलपर ने कन्वेंस ले लिया है जो कि सोसाइटी को जाना चाहिए था, और वहां पे जब हियरिंग में जाते हैं तो वहां पे नॉर्मली ये सब हाई कोर्ट को डाइवर्ट कर रहे हैं, वहां पे वो डीप कन्वेंस का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। तो ये एक ऑर्डर अपने को मिलके लाना पड़ेगा कि अगर कोई डेवलपर ने मस्ती करके खुद के नाम पे जो सोसाइटी का हक है और कन्वेंस खुद ने लिया है, तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को पावर होना चाहिए कि वो कन्वेंस का ऑर्डर कैंसिल करके डायरेक्टली सोसाइटी के नाम पे वो कन्वेंस आना चाहिए। सो ये इसको हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं और इसमें हमारी आपकी सबकी हेल्प लगेगी। और ऐसी सोसाइटीज को हम चाहते हैं कि रमेश जी को अप्रोच करें या पीडीए को अप्रोच करें, तो हम लोग ये लाइव एग्जांपल्स के साथ हम लोग रिप्रेजेंटेशन अथॉरिटीज को कर सकते हैं। सो दिस शुड हैपन। सॉरी, आपने अच्छा मुद्दा बताया, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो आपको निर्णय के बारे में बताना चाहूंगा। वो बोरीवली का ही सोसाइटी है, सरस्वती अपार्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनका कन्वेंस जो मूल मालक है उन्होंने सोसाइटी को न देते हुए उन्होंने सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन करके डेवलपर है उनको दिया। जैसे ही सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन के नाम से दिया, मतलब थर्ड पार्टी, तो जो सरस्वती अपार्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बोरीवली का वेस्ट का है, उन्होंने डीम कन्वेंस के लिए एप्लीकेशन डाला। तो डीडीआर ने, आपने जो बताया वही किया। डीडीआर ने क्या किया कि प्रमोटर मींस a promoter not only who has developed the building but the promoter who has taken the rights of the earlier promoter, मतलब he steps into the shoes of the original promoter। original जो बिल्डर है उसका शू में वो जाता है। इसका मतलब even assign is considered as a promoter। मान लीजिए एक आदमी चोरी करता है, उसके पास गहना आता है चोर से, तो क्या होगा, पुलिस क्या करेगा, यदि चोरी का गहना है तो जिन्होंने सही ढंग से खरीदा भी है तो वो चोरी का माल है, इसके लिए वो मालक को रिटर्न किया जाता है। उसी हिसाब से सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन में अपना डीडीआर 3 ने सोसाइटी को करने दिया। वो मैटर चला गया हाई कोर्ट में। आपको पता है कोई भी सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन छोड़ेगा नहीं। वो चीफ जस्टिस के सामने गया, डिवीजन बेंच में गया, 32 पेज का जजमेंट आ गया। उसमें बोला कि कुछ भी हो, जो डीडीआर ने ऑर्डर पास किया वो सही है, क्योंकि ये चोरी का माल है एंड ही हैज टेकन द कन्वेंस व्हिच ही शुड नॉट हैव टेकन। थर्ड, सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन गया
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोला कि देयर इज नथिंग टू इंटरफियर इन दिस ऑर्डर एंड व्हाटएवर हैज बीन पास्ड इज करेक्ट। सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन का पिटीशन डिसमिस हुआ। इसके बाद जो भी बिल्डर ऐसे चीटिंग करके अपने नाम से कन्वेंस देता है तो वो सोसाइटी अपने नाम से ले सकते हैं। बहुत सारे सोसाइटी हमारे पास आए हैं जो डेवलपर ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, कन्वेंस सोसाइटी नाम से करने के लिए रेजोल्यूशन दिया जाता है, वो खुद के नाम से कन्वेंस दिया। ऐसे भी सोसाइटी को हम जाके डीम्ड कन्वेंस करके लिया है। आप डीम्ड कन्वेंस को नजरअंदाज मत करिए, इसका बहुत ताकत है, आप करके लीजिए। थैंक यू वेरी मच। I can share the statement. And the judgment has to be shared actually. It is available in the internet और मैं आपको भी शेयर करूँगा। देखिए सर, HCL क्या है, किधर है, आप सबको मालूम है। अभी क्या है, आज किसी बिल्डर के ऊपर मुकदमा करना आसान है, लेकिन उसको अंजाम देना वो भागीरथी यज्ञ जैसा है। तो इसके लिए सोसाइटी क्या चाहती है, अपना जमीन काटने मिले और मिल गए तो शांति से, लेकिन उनको 50 से 1 लाख रुपया एडिशनल खर्चा करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन लेके गए। कमिंग टू द पॉइंट, आपका हक के लिए आपको लड़ना है और बिल्डर कोई गलत काम करता है, आपको कायदा कानून है, उनको जेल के अंदर आप डाल सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कैसे आप लेने के जाना चाहते हैं। दूसरा सवाल अपना इनके लिए, तरुण मोटा के लिए, क्या है तरुण मोटा के लिए, एक मिनट, मलाड वेस्ट का सोसाइटी है, 1980 का कंस्ट्रक्शन है। इज दिस लोकेशन आउट ऑफ CRZ? इफ नॉट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रीडेवलपमेंट? यदि CRZ में है तो उसका रीडेवलपमेंट अभी कर पाएंगे? CRZ मतलब कोस्टल राइट रिमार्क, जिसमें CRZ 2 है जो 500 मीटर के बाहर का जो रोड लाइन है, मतलब अब सी शोर जो है उससे 500 मीटर का आगे का जो है उसको डेवलपमेंट होता था। अभी रीडेवलपमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? Yes, it is possible. 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा रीसर्वे किया, नया प्लान पब्लिश किया, नया नोटिफिकेशन पब्लिश किया और रीडेवलपमेंट लेटेस्ट जो FSI अपना DCR 2018 में अप्रूव किया, उसका सब FSI उसको मिलेगा, इवन तो इट इज इन CRZ 2 में होना चाहिए या राइटवर्ड साइड ऑफ द एक्जिस्टिंग रोड होना चाहिए। अगर वो सी साइड तरफ है तो उसमें कुछ टेक्निकलिटी है, तो और स्ट्रक्चर ऑपरेशन ये चुनाव ओके डिजिटल है और FSI भी मिलने डिजिटल है, पर 99% केस निकल गए। ओके, एक सवाल है, लेता हूं ना मैं, आपका सबका सवाल लिखा। एक सवाल हरीश भाई को आया है, तो हरीश भाई आप वो सवाल पढ़िए और आंसर दीजिए। Developer and society signed DA in the year 2016. Builder obtained conveyance in favor of society, but did not do anything after that. Now builder says he cannot afford to give 40%, instead give only 20%. How can security cancel the DA and have different development? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा आज का रीडेवलपमेंट का ये मुद्दा है। ये एक कॉमन ट्रेंड हो गया है जो मैं आपको अभी जो बताना चाहता हूँ। आप भूल जाइए कि मैं ना ऋषभराज से बिलोंग करता हूँ, आई एम डूइंग, मैं सोशल कॉज के हिसाब से यहाँ पे बैठा हूँ एज ए BDA, एंड ये जनरल टेंडेंसी हो गई है। जैसे ही है ना डेवलपर्स ऑफर देते हैं, 79A प्रोसेस होता है, ऑफर देने के टाइम पे कोई ज्यादा उसको ये नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑफर को दी जाती है, नॉट द डेवलपर। Please give major importance to the developer and the background of the developer. In this is generally happening everywhere. And like today, अगर आज आप देखेंगे अगर न्यूज़पेपर में भी तो जितने टेंडर के ऐड आते हैं उससे सेम टू सेम टर्मिनेशंस के ऐड आ रहे हैं। ये डेवलपर को टर्मिनेट कर दिया, वो डेवलपर को टर्मिनेट कर दिया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्चुअल जेन्युइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर ग्रैबिंग द प्रोजेक्ट। सो टर्मिनेशन के क्लॉजेस होते हैं डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, ये जिसका भी क्वेश्चन है, टर्मिनेशन के क्लॉजेस होते हैं एंड कोर्ट, हाई कोर्ट इज वेरी फेवरेबल फॉर दिस। हाई कोर्ट इज आल्सो इन फेवर ऑफ डेवलपमेंट एंड यू ऑल कैन डू दैट, बट आई स्टिल इंसिस्ट कि सबसे पहले वो डेवलपर के साथ आप सेट करके उसको ही मना के वो डेवलपमेंट में जाइए, नहीं तो आपका और एक साल वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज़ लीगल में इतना खर्चा लगेगा और टाइम लगेगा। सो
there are ways to go forward, but my request is that developer, if he is having a good track record and he is doing good work, to go with him with whatever reasonable offer going ahead. Subject if he is not done anymore, then you all can provide for this. थैंक यू। मलाड स्वामी प्रसाद कोविल सोसाइटी जनार्दन शंकर है राजाध्यक्ष। ओके, उनका भी सवाल वही है कि वे बिल्डर इज नॉट डूइंग एनीथिंग आफ्टर एंटरिंग इनटू डेवलपमेंट एग्रीमेंट सिंस लास्ट 10 इयर्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? देखिए, पहला चीज है आपने एमओयू किया, उसमें 40% बताया, अभी 5 साल के बाद वो बोलते 20%, मतलब ही हैज चेंज हिज टर्म्स एंड कंडीशन। उसमें टर्मिनेशन क्लॉज है या नहीं है? He has gone back with his own words, तो you can terminate। मैं तो आपको बोलूंगा बहुत बड़ा डेवलपर ऐसे ही क्लॉज हमारा ऑफिस में आया था, मैंने टर्मिनेशन नोटिस उनको ड्राफ्ट किया, you have agreed, given the offer and based on that we have given a LOA and development MOU saying that you give 40%, but now that you have yourself committed and agreed that you cannot do, that means you have yourself terminated the offer. So therefore now you have no right to come to us, and we have terminated your development agreement and based on your withdrawal, and therefore your earnest money whatever is deposited 10 lakh rupees, you just take it back, and all the money that you have spent so far is forfeited। और उसके बाद हमने टेंडर नया निकाला, नया डेवलपर अपॉइंट हो गया, अभी डेवलपमेंट चालू हो गई, लेकिन वो डेवलपर ये हिम्मत नहीं किया कि कोर्ट में जाए। वैसे ही यदि 10 साल 3 साल 5 साल के बाद यदि कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट होने के बावजूद भी वो नहीं करता है, आपको टर्मिनेशन नोटिस इशू करना। टर्मिनेशन नोटिस इशू करने के बाद कई लोग बोलते हैं सर टर्मिनेशन नोटिस हमने इशू किया, शुडिंग गो टू द कोर्ट, कोई जरूरी नहीं है आपको कोर्ट में जाने का, कोई जरूरी नहीं है, कोर्ट में हो जाएगा। एक एम्प्लॉय आपके पास काम करता है और उस एम्प्लॉय का आपने निकाल दिया, तो क्या होगा? वो एम्प्लॉय लेबर कोर्ट में जाएगा, यदि जाना है तो ये कोर्ट में जाना है तो वो लेबर एम्प्लॉय जाएगा। एम्प्लॉय का वो निकाला, वो सही निकाला कि नहीं निकाला करके मैं कोर्ट में नहीं जा रहा हूं। तो इसके लिए whether there is a termination clause in the development agreement or not, you as a society has all the right to terminate, and thereafter if he is agreed, let him go to the court. Meantime, you can take out the tender and go ahead with your redevelopment problems. Absolutely, there is no issue whatsoever. I think you agree with me. Yes, sir. Yeah, thank you, sir. एक मेरे बाजू में। Sir, I'm Meena Chera. Thank you, Gopal Shetty. And my question is regarding the developer who cheats the society in giving conveyance. So our society, like almost 30 years, it's past 30 years we have not got conveyance, and we applied for inconveyance under the same scheme since 2019, and twice our application got rejected. First, the DDA rejected on the ground that it is for compliance, that is not made, somebody is not made a party who had expired, the ownership of the property. Yeah. Then the second one he says is that since there is a matter pending in the court, so exactly this matter pending in the court was our developer, original developer, he has sold the development rights in 2016. ठीक है, I got your point. देखिए ऐसा है, जरा मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक फ्लैट का एग्रीमेंट नहीं कर रहे, एक फ्लैट का एग्रीमेंट भी 50 लाख का 1 करोड़ का करते तो भी बहुत सारा ड्यू डिलिजेंस होती है, और ये 30 साल का पहले का जो मसला है, जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारा लिटिगेशन हो सकते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होगा। आपको सही ढंग से अच्छा कंसल्टेंट को अपॉइंट करके, लीगल कंसल्टेंट को अपॉइंट करके इसका प्रक्रिया करना चाहिए। कई बार एक गलतफहमी लोगों में है कि गवर्नमेंट ने स्कीम लाया, बिल्कुल गवर्नमेंट ने स्कीम लाया, लेकिन आप जो एप्लीकेशन डालते हो, मैं आपको 10 से 15 केसेस हमारे ऑफिस में आया है, सर एप्लीकेशन डाला है कितना, उनको मिलता है 3000 स्क्वायर मीटर, और एप्लीकेशन डाला है 3000 स्क्वायर मीटर का, और कन्वेंस भी मिल गया आपको 1500 स्क्वायर मीटर का। अभी वो बोलते हैं हमारा 1500 स्क्वायर मीटर, अभी पता चला कि गलत हुआ। भाई गलत क्यों हुआ? गलत इसके लिए हुआ कि हमारा एरिया हमने मेजरमेंट किया, हमारा एरिया 1500 स्क्वायर मीटर था,
जबकि ये बड़ा लेआउट है, लेआउट में इनका टावर है तो इसको 3000 स्क्वायर मीटर मिल रहा है। अभी वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं। मतलब आपने छोटा सा कंसल्टेंट का पैसा बचाने को गए और वो बचाने के जाके आप गवर्नमेंट का स्कीम है 2000 रुपए कोर्ट फी डाल दो, एप्लीकेशन डालो, ऐसा होता है। अभी मैडम आपका मुद्दे में मैं आता हूँ, ऐसे बहुत सारा सोसाइटी में एप्लीकेशन करते जाए, आपको कम से कम क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो समझना चाहिए। उसके लिए जो फुर्सत है वो कम से कम आप एक स्टडी रिपोर्ट बना के, जैसा फिजिकल रिपोर्ट बोलते हैं, हम बोलते हैं आप एक स्टडी रिपोर्ट करिए। स्टडी रिपोर्ट में 25,000 30,000 कोई भी कंसल्टेंट लेता है उतना तो दीजिए। वो आने के बाद सब डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं देखिए, फिर आप एप्लीकेशन डालिए। वो न करते हो, आप कॉम्प्लाइंस नहीं करते हो, पहले बार रिजेक्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक पार्टी को बनाना था, वो बनाया नहीं। अभी एक सोसाइटी का कन्वेंस है, आप समझ लीजिए, डीडीआर ने कन्वेंस ऑर्डर भी दिया, उन्होंने लाखों रुपए खर्चा भी किया। उसके बाद उन्होंने लिखा है, बिल्डर का नाम लिखा, एड्रेस नॉट नोन, लैंड ओनर का नाम लिखा, एड्रेस नॉट नोन, और डीडीआर ने ऑर्डर भी दिया। फिर वो बिल्डर को मिला और बिल्डर ने हाई कोर्ट को चैलेंज किया। एक सवाल मेरे पास है, कैन द डीड कन्वेंस बी चैलेंज्ड? अंडर द रीट पिटीशन को चैलेंज कर सकता है। उन्होंने चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? मैं मालिक को, मुझे नोटिस ही आया नहीं है और मुझे न आए सुनते हुए इन्होंने ऑर्डर पास किया। हाई कोर्ट ने डीडीआर के ऊपर इतना स्ट्रिक्चर पास किया, हाउ कैन यू पास एन ऑर्डर विदाउट सर्विंग द नोटिस टू द अदर साइड? उनका नोटिस में आप लिखा है एड्रेस नॉट, ऐसा नहीं होता है। एड्रेस आपको मालूम नहीं है, एग्रीमेंट में क्या एड्रेस लिखा है वो दे दो भाई। दूसरा, आपका एड्रेस मालूम ही नहीं है। कम से कम रमेश प्रभु ने जो प्लॉट डेवलप किया है, ऋषभ राज ने जो प्लॉट डेवलप किया, वो प्लॉट का एड्रेस तो मालूम है आपको? एस ऋषभ राज लिखो, बिल्डर का नाम, अब उनका प्लॉट जो डेवलप किया वो एड्रेस तो डाल दो। करेक्ट। अब एड्रेस ही नहीं। अच्छा, और एक सोसाइटी में कन्वेंस हुआ है, कैसा मालूम है? लिखा है लेट मिस्टर सो एंड सो। यार लेट मिस्टर सो एंड सो, और डीडीआर ने ऑर्डर भी पास किया लेट मिस्टर सो एंड सो। जो आदमी मर गया तो कम से कम ये तो मत लिखा लेट करके। प्रॉपर्टी कार्ड में जो नाम है वो नाम, यदि प्रॉपर्टी कार्ड में जो नाम है उसका नाम है तो मर भी गया ना, कोई चिंता नहीं है, एक्सपायर्ड ऑर्डर होता है। आपको प्लॉट का एड्रेस डाल के करो। अभी आपका जो है, सुनिए, नॉन कॉम्प्लायंस है वो क्या है आपने कर दिया। अभी कोर्ट में केसेस है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा वो कोर्ट में क्या केस। अब कोर्ट में केसेस होने के बावजूद भी वो कन्विंस हो सकता है। मीटिंग होने के बाद आप मुझे दीजिए, अभी डिस्कस नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं। सवाल है पीडीए की तरफ से, महासेवा की तरफ से जो स्टॉल प्रोजेक्ट है, जो रीडेवलपमेंट से रिलेटेड मल्टीपल केस है, उसके लिए आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि पीडीए की तरफ से डिमांड हो रहा है, डिमांड हो रहा है, डिमांड हो रहा है, नंबर ले लीजिए, इनसे मिल लीजिए, यहाँ पे मल्टीपल केस आपको डिस्कस करने के लिए। और महासेवा की तरफ से मैं सिर्फ सुनील शर्मा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9920 9920 378 133। इसे रिपीट कर दो, 9920 378 133। पीडीए का कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा नंबर 93 244 656 72 656 72। मैं रिपीट करता हूँ, 93 244 656 72। मेरा नाम हेमंत बोरा है। आपको स्टॉल प्रोजेक्ट हो या पहला बिल्डर आपको अटका के रखा, कुछ भी इशू हो आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप संपर्क कर सकते हैं दोनों नंबर पर। महासेवा का ऑफिस है अंधेरी में, अंधेरी स्टेशन के बाहर, तो पीडीए का ऑफिस है गोरेगांव एसवी रोड, एनटीएल के आगे, सिग्नल जो बड़ा सिग्नल फ्लाईओवर है उससे आगे, और महासेवा का ऑफिस है अंधेरी वेस्ट स्टेशन के पास, डिपो के पास। ठीक है, आप कोई भी अपने ना यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं। विदाउट कन्वेंस रीडेवलपमेंट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कन्वेंस के बिना रीडेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। Whether GST is applicable to redevelopment or not, after getting full OC, GST is charged, is it okay or not? GST is applicable on redevelopment फिलहाल के कायदे के हिसाब से, but it is subsidized matter. Even PDA has filed a writ petition in this matter, and अभी फिलहाल as of अगर कायदा देखें तो it is
is applicable. So we are fighting as a developer and as BD as an association. It is particularly what current scenario is going on कि developer जो offer देता है, समझो कि उस offer में completely है ना clarity आप ले सबसे जो offer आता है कि GST developer बनेगा या society बनेगी. अगर आपको समझो for example 35% है और developer बोलेगा मैं अगर आपको 30% देता हूँ GST मैं भरूंगा तो developer GST भरेगा. And अगर आप 35% ले रहे हो तो developer बोलेगा GST आप भरो तो GST आपको भरना पड़ेगा. So it is mutually जो अपन आपस में नक्की करें सोसाइटी और डेवलपर के साथ में तो एक गोल दैट पे. अभी बहुत जगह पे हम लोग ने कहीं पे शेयर भी किया है, कहीं पे पूरा सोसाइटी ने भी लिया है, कहीं पे हमने भी लिया है. So depending upon the feasibility we have done that. Private lease is there can be for redevelopment. Owner is not giving NOC for that. Sir, this is a very big issue. Again, then there is the lease and there is no direct conveyance. It's a lease plot. So deed of assignment is going on in the market. So for this we have to see some way out कि वे वो society कैसे redevelopment में जा सकती है. This is an issue which is seriously needs to be addressed. NOC from owner is the must. सर ऐसा है बागड़ी का redevelopment साउथ मुंबई में अलग है और सबब में अलग है. यदि सबब में है तो आपको पागड़ी का घर पागड़ी का मिलेगा और आपको जो एग्जिस्टिंग एरिया उतना ही मिलेगा और आपको पागड़ी मतलब वो पागड़ी सिस्टम में कंटिन्यू होगा और जो इन बिटवीन जो पीरियड है उस पीरियड में आपको रेंट मिल सकता है और मिलेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ओनरशिप मिलेगा क्योंकि हाई कोर्ट ने एक निर्णय अभी रिसेंटली दिया है डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन कैन नॉट डिसाइड अबाउट द ओनरशिप. यदि आपका पागड़ी सिस्टम में 500 का फुट आज का है आपको 500 फुट का मिलेगा रीडेवलपमेंट. आप बोलेंगे आपको पंजीकृत एफएसआई चाहिए, यस बिल्कुल मिल सकता है मगर आपको उसका कंसेशन कॉस्ट या जो भी है वो देना पड़ेगा. कम से कम 100 फुट का है तो आपको बिल्कुल. अच्छा मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए वहां पे 100 फुट है नहीं एग्जिस्टिंग 100 फुट स्कीम में ज्यादा डिपेंड है. ये गोइंग टू बी स्कीम के ऊपर क्राइटेरिया स्कीम के ऊपर क्राइटेरिया है वो स्कीम में जाता है या अपना. Conveyance deed was registered in the year 2010. In 2022, when we applied for 712 extract, we were told that there is a mistake in the conveyance deed, but the officer concerned did not explain to us what is the mistake. ओके समझ गया. देखिए बहुत सारा मैटर हमारे पास भी आता है. कन्वेंस इन 1979 में रजिस्टर्ड हुआ है लेकिन उधर क्या लिखा है आपका ये सीडीएस नंबर उस टाइम में 301 था आपने 201 लिख दिया मतलब आपने कन्वेंस डीड में सर्वे नंबर ही गलत लिख दिया. तो गलत लिखा तो आपको डीड करने में जाके उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. हमने ऐसे डीड करने में रेक्टिफिकेशन डीड करके कर दिया है हो सकता है. Yes sir. Sir, you given one example that the plot size is less bigger in the so what should be the right way? What the when we are asking the deed it should be the plot size or the property card what? देखिए आपने सवाल अच्छा किया है. यदि लेआउट है लेआउट में आपको एक सोसाइटी का कन्वेंस लेना है आप ले सकते हो लेकिन उधर क्या होगा आपका प्रोपोर्शनल एफएसआई कितना है एफएसआई उस प्लॉट में कितना डेवलप हुआ है वो हिसाब से आपको जमीन मिलेगा. वो मैं नहीं बता रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है. मान लो आपका लेआउट में 4 सोसाइटी है एक सोसाइटी 50,000 स्क्वायर फुट का एफएसआई है दूसरा 25,000 स्क्वायर फुट का है तीसरा 25,000 स्क्वायर फुट का है तो इनको 50% मिलेगा लेआउट में प्रोपोर्शनल उनको 25% मिलेगा और दूसरे को 25% मिलेगा. जितना एफएसआई है वो हिसाब से प्रोपोर्शनली मिलेगा. आर यू क्लियर नाउ? ओके कॉमन है. So sir when we are applying for देखो इनका सवाल है ये कॉमन लैंड है जहाँ 4 सोसाइटी है should all 4 सोसाइटी go together और इंडिविजुअली हो सकता है प्रोपोर्शनल मिलेगा. यदि साथ में जाना है तो साथ में भी जा सकते हैं और तीसरा फेडरेशन भी बना के एसोसिएशन सोसाइटी करके भी आप जा सकते हैं.
अब तो तीनों प्रावधान है। तो मेंबर ने एक क्वेश्चन भेजा है कि हमारा पैसा नहीं है, कैन वी गो फॉर सेल्फ डेवलपमेंट? हमारा पैसा नहीं है, कैन वी गो फॉर सेल्फ डेवलपमेंट? क्या रिप्लाई देगा उसको? कुछ सवाल में या जवाब में? सवाल। दूसरा एक क्वेश्चन है, एएसआई मतलब मनपेश्वर धाम का सोसाइटी है, उसके बाजू में गुफा है, गुफा इज कमिंग अंडर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कितना मिलेगा, वेयर टू अप्लाई? तो उसको एक पोर्टल है एमसीजीएम का, तो पोर्टल में अप्लाई करो, आपको हाइट मिल जाएगा। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट इतना जल्दी नहीं देगा, क्योंकि पोर्टल के हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल गिव यू ऑर्डर फॉर द हाइट। ओके, जरूर भाई का जो सवाल है उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मैं सेल्फ डेवलपमेंट जाना चाहता हूँ। बिल्कुल आप जा सकते हो, आपको सोच है आपका, एक बार आपने सोच लिया मुझे सेल्फ डेवलपमेंट जाना चाहिए, तो फिर पैसा जनरेट करने का प्रावधान देखिए। हमारे जैसा कंसल्टेंट को मिले, हम आपको पैसा उपलब्ध करके देते हैं, हमारा काम है। आप पहले ही आप सोच को, मेरे पास पैसा नहीं है इसके लिए मैं नहीं जा सकता हूँ, आपने वो सोच लिया तो आगे का रास्ता ही आपने बंद कर दिया। जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रतन टाटा को पूछा गया सवाल, क्योंकि उनका मारुति जो है, मारुति नहीं अपना नाम थोड़ा सा फेल गया, तो उनको पूछा गया, सर आपको नहीं लगता है कि आपने जो निर्णय लिया वो गलत निर्णय हुआ? तो रतन टाटा ने क्या जवाब दिया मालूम है? रतन टाटा ने बोला कि मैंने निर्णय लिया, ये निर्णय सही है गलत है वो आगे वाला बताएगा, बट आज कहता है कि मैंने निर्णय लिया। निर्णय कभी सही और गलत नहीं होता है, निर्णय होता है। एक बार मैंने निर्णय लिया, फिर मेरा काम बनता है उस निर्णय को अच्छे तरह से आगे लेके जाना। उसी रतन टाटा को सुनिए, नारो बनाते टाइम उन्होंने 300 इंजीनियर को बुलाया, बहुत बड़ा मीटिंग किया अपना। मीटिंग में सुनिए, ये समझने जैसा है। रतन टाटा ने सवाल किया, मुझे भारत में ऐसे एक व्हीकल लाना है जिसका कीमत 1 लाख का नीचे हो। 300 इंजीनियर ने क्या बताया मालूम है? जो तरुण भाई ने उत्तर दिया, ये मुमकिन ही नहीं। उन्होंने 3 घंटा सबका सुना, फिर रतन टाटा ने बोला कि आप लोगों ने सबने बोल दिया ये मुमकिन नहीं। अभी मैं चाहता हूँ आप लोग अभी 2 दिन में अभ्यास करके ऐसा आइए ये कैसा हो सकता है। मैं इधर आप लोगों को पगार देके बुला के मीटिंग ये नहीं समझने के लिए आया हूँ कि कैसा नहीं हो सकता है। आप लोगों को मैं पगार दे रहा हूँ ये समझने के लिए कैसा हो सकता है। उन्होंने फिर वो प्लान लाया, फिर उन्होंने नानों का जो भी है किया, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़े गलत हुआ वो जो भी चीज है, बट कमिंग टू द पॉइंट, आपको सेल्फ डेवलपमेंट यदि निर्णय लेना है आप जल्दबाजी में लीजिए और इसको कैसे आगे का रास्ता दिखाना है, तो रास्ता अपने आप खुलेगा। और आपके पास पैसा नहीं है, ऋषभ जैन के पास आइए, मतलब अपना हरीश भाई के पास आइए और वो आपको डीएम का मॉडल देंगे। अभी मैं पूछता हूँ उनको, वो साहब आपको डीएम मॉडल देंगे। हाँ, उनका अर्थ इतना ही है कि आपका 4000 स्क्वायर मीटर, 5000 स्क्वायर मीटर इतना बड़ा होना चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, there are DM development managers are available who are ready to invest in the name of the society. There are investors who are available and you will be able to do, and 95% आपको 5% ही चाहिए और 95% आपको मुंबई बैंक या महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लोन देती है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 12% ही है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्पिंग के बारे में जिनके पास पैसा नहीं उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू सर। आपके लिए आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। If you want to terminate appointment of PMC, what to do? He is not replying to our phone calls or emails. You can easily terminate. कोई उसमें कोई आपको ना तो लीगल के पास जाना है, किधर भी नहीं जाना। डेवलपर टर्मिनेट हो सकता है तो PMC भी हो सकता है। सिंपल लेटर। मेरा नाम है पत्रकार भारत कर, मैं सेक्रेटरी भी हूँ, लेकिन मुझे सवाल एक पूछना है। आपको कई बार मैंने फोन भी किया था, इसलिए कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं और अनेक ऐसे सोचा कि सोचा कि उसमें पत्रकारों को यूएलसी के अंदर फ्लैट मिले, तो उनका क्या करें? रीडेवलपमेंट देखो क्या होता है, काफी जो लोग तो ये पत्रकार है, कलाकार है, इनको सस्ते में फ्लैट मिल गए, ये हो गया वो गया, तो उन्होंने सब कुछ भरा हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है, सब वो भी उनका कंसेशन रेट में भरा हुआ है। तो अभी रीडेवलपमेंट जाने के लिए रीडेवलपमेंट के लिए अगर जाते हैं तो
उनको इंसान क्या करे? आपका पूरे सोसाइटी में पत्रकार बंधु 4-5 लोग हैं। आपको रीडेवलपमेंट का जो बेनिफिट है, ये थोड़ा सा गलत फहमी है। रीडेवलपमेंट का बेनिफिट आपका एग्रीमेंट वैल्यू के हिसाब से नहीं होता है। रीडेवलपमेंट का बेनिफिट आपका अप्रूव्ड प्लान में कितना एरिया है, कितने एफएसआई आपको कंज्यूम है, उस हिसाब से आपको एडिशनल एरिया, भाड़ा और कॉस्पस जो सब लोग को मिलता है, जितना आपको मिलेगा। आपको कंसेशन है, यूएनसी में मिला है, आर्टिस्ट है, इसके लिए मिला है, तो आपको कम एरिया मिलेगा नहीं, आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। ओके, यस सर। My building is one for redevelopment. Nearly 10 years back, we had done a DA MOU so far, but the builder is not doing anything. आप टर्मिनेट करिए। यस, यू कैन टर्मिनेट। आप बीए का क्लॉज पढ़िए और उनको टर्मिनेट करिए, आप नया डेवलपर के अपॉइंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक साउथ में का साउथ में क्वेश्चन दिया हुआ है। आप बताइए। हमको भेजा भी है उसमें। अब एक वर्तमान अपन बात कर रहे टाइम। आज आप लोग तुलसी घर में आए, ये संकल्पना हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी की देगी सोसाइटी वाले को ज्यादा से ज्यादा कैसा बेनिफिट मिले, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर आर्किटेक्ट हरीश भाई, प्रभु जी सबको अपॉइंट किया और बुलाया। लेकिन आज गोपाल शेट्टी यहाँ पर नहीं है क्योंकि आज संसद भवन जो नया बना है दिल्ली में, उनका उद्घाटन है, इसके लिए वो वहाँ पर चले गए। उनकी ओर से मैं आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए, इसलिए आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोग को कोऑपरेशन करने के लिए जो जरूर भाई और जो आर्किटेक्ट है उन्होंने सजेशन दिया है, इसी तरह अगले टाइम भी देंगे। तो आपने बताया कि कुछ हम लोगों को मीटिंग करने के लिए यहाँ पर जगह मिलेगी, जगह जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। आप सिर्फ 8 दिन की हमको पहले बता दीजिए, यहाँ पर बच्चों लोग का सपोर्ट होता है शाम को या सुबह, तो आपको खाली 8 दिन पहले जानकारी। थैंक यू वेरी मच।